I am BK Mishra from Bhagalpur, Faculty of Biology. In last video, I taught you about the breathing mechanism. Today, I am going to tell you about the transport of O2 and CO2. First of all, we should learn about the transport of O2 by प्लाज्मा। प्लाज्मा के द्वारा केवल 2% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है बिकॉज ऑक्सीजन इज स्पेरिंगली soluble इन वाटर। और प्लाज्मा के अंदर जो वाटर कंटेंट है यह सिर्फ 2% O2 का ट्रांसपोर्टेशन कर पाता है। रेस्ट बचा हुआ जो ऑक्सीजन है उसका ट्रांसपोर्टेशन इरिथ्रोसाइट के द्वारा होता है। सेकेंड वन इज बाय erythrocytes. In erythrocyte, a respiratory pigment hemoglobin is present that is formed of two components. Globin, that is protein, and heme, it is iron, porphyrin complex. So globin plus heme is hemoglobin. One molecule of hemoglobin carries 4 molecules or 8 atoms of oxygen. When O2 reaches into alveoli, this is alveoli, and venous blood is present around this alveoli in the form of plexus. So many blood capillaries are present around it. अब जो यहाँ पर alveoli है इसके अंदर PO2 O2 का प्रेशर 104 mmHg होता है और इसके अंदर वेनस ब्लड में इसमें आ रहा है वेनस ब्लड। इस यह जो वेनस ब्लड इसके अंदर आया है इसमें PO2 है that is 40 mmHg. Now in alveoli pressure is more than pressure of O2 in venous blood. Due to pressure gradient it is diffuses into the venous blood. यानी इसमें प्रेशर ज्यादा है इसमें प्रेशर कम है तो डिफ्यूजन के द्वारा फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर या वेनस ब्लड में आ जाएगा। अब यह वेनस ब्लड फाइनली आर्टेरियल ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। आर्टेरियल ब्लड बिकॉज vein contains only deoxygenated blood and artery contains oxygenated blood.
तो अब इसके अंदर ऑक्सीजन आ चुका है तो इसको हम क्या कहेंगे, आर्टेरियल ब्लड, और यह डीऑक्सीजनेटेड था तो इसको हम वेनस ब्लड कहेंगे। यानी एल्वियोली के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई वेन्स के द्वारा हो रहा है और प्रेशर ग्रेडियंट के कारण ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर इसके ब्लड में आ जाता है और यह आर्टेरियल ब्लड में कन्वर्ट कर जाता है। तो Hb4 या O2 के साथ रिएक्ट करता है, यह Hb4O2 बनाता है, Hb4O2 प्लस O2 Hb4O4 बनाता है और Hb4O4 प्लस O2 Hb4O6 बनाता है और Hb4O6 O2 के साथ रिएक्ट करता है और Hb4O8 बनाता है। तो 4 मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का आप जोड़ता है और फाइनली यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब आर्टेरी के अंदर PO2 इन आर्टेरी, इसका प्रेशर 90 to 100 mmHg हो जाता है। अब यहां पर एक प्रॉब्लम है, इस एल्वियोली के अंदर CO2 भी प्रेजेंट है। यहां पर PCO2 इन एल्वियोली, that is 46 mmHg, oh sorry 40 mmHg, और इसके अंदर PCO2 in venous blood, that is 46 mmHg। तो यहां पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर ग्रेडियंट के कारण एल्वियोली में आना चाहेगा और एल्वियोली में जो ऑक्सीजन है यह ब्लड में जाना चाहेगा। तो ब्लड का ऑक्सीजनेशन इसके कारण रिटार्ड कर जाता है, यानी ऑक्सीजन इधर आने का कोशिश करेगा तो ऑक्सीजन को अंदर नहीं जाने देगा, और ऑक्सीजन अंदर की तरफ जाने का कोशिश करेगा तो यह कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोली में नहीं आने देगा। तो दोनों एक दूसरे को काउंटर पार्ट करता है। दिस इज कॉल्ड बोर्स इफेक्ट, बोर्स इफेक्ट। Transport of CO2, it happens by following ways. First one is by plasma. Only 7% of CO2 is transported through blood plasma. In blood plasma, water content is also present. It reacts with CO2 to form H2CO3, that is carbonic acid. तो कार्बोनिक एसिड के रूप में यह ब्लड के साथ फ्लो करता है और एल्वियोली में जब यह आता है तो ड्यू टू लो प्रेशर यह डिसोसिएट कर जाता है और CO2 इससे बाहर निकल जाता है। दूसरा होता है बाय कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एंड
कार्बामिनो compound. Hemoglobin has 200 times more capacity to associate with carbon dioxide, which forms carboxyhemoglobin. Hb4 NH2 reacts with CO2 and it forms Hb4 NHCOOH. This is carboxy hemoglobin. And this one is carbamino compound. And last one, by this process 23% of CO2 is transported. And last one is by bicarbonate. In hemoglobin is present in erythrocyte. Inside cell, potassium ion concentration is maximum, and outside the cell, that is in plasma fluid or in tissue fluid, sodium ion is present. In this case, CO2 reacts with H2O to form carbonic acid. Then what is acid? All those chemical compounds which releases hydrogen ion or proton in its aqueous solution is called acid. It will also release hydrogen ion, SCO3 minus. This is produced inside the erythrocyte. erythrocyte के अंदर HCO3 और H प्लस आयन दोनों बनता है. तो सेल के अंदर K प्लस आयन मौजूद है और यह HCO3 माइनस के साथ रिएक्ट करता है और यह KHCO3 बनाता है. This is potassium bicarbonate or potassium hydrogen carbonate. Inside erythrocyte, concentration of H plus ion will increase. तो उसका क्या होगा? एसिडिटी इंक्रीज करेगा. अगर एसिडिटी इंक्रीज करता है तो हम बीमार हो जाते हैं, और अगर एल्केनिटी भी इंक्रीज करेगा तो हम बीमार हो जाएंगे. दोनों ही केस में ज्यादा चांसेस होता है कि हम बीमार हो जाएं. टिटनस. तो इससे बचने के लिए अब उपाय क्या है कि यह किसी और कंपाउंड में परिवर्तित हो जाए. तो इरिथ्रोसाइट के अंदर पोटेशियम आयन की मात्रा बहुत ही कम है. इतने कम मात्रा है इसका कि यह जितना भी SCO3 माइनस आयन बनता है इसको यह कंज्यूम नहीं कर सकता है, या इसके साथ यह रिएक्ट करके इसको समाप्त नहीं कर सकता है. तो इसका अल्टरनेट क्या है? इरिथ्रोसाइट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर HCO3 बाहर निकल आता है. SCO3 माइनस या बाहर निकल जाएगा और टिश्यू फ्लूइड में Na प्लस आयन कंसंट्रेशन मैक्सिमम है. यह सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा और सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएगा.
अगर ये कंडीशन होता है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन फिर भी इरिथ्रोसाइट के अंदर ज्यादा हो जाएगा। इसको मेंटेन करने के लिए Cl माइनस आयन comes into the cell, यानी इरिथ्रोसाइट के अंदर Cl माइनस आयन आ जाएगा और यह Cl माइनस H प्लस आयन के चार्ज को समाप्त कर देगा, यानी एसिडिटी अब नहीं बढ़ेगा। इसे हम क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। क्लोराइड शिफ्ट, या इसी को हम हेम्बर्गर फेनोमेना कहते हैं। अब यह क्या होगा, यह जो पोटेशियम या सोडियम बाइकार्बोनेट है, यह हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा एल्वियोली के पास आ जाता है। यहां पर प्रेशर डिक्रीज करता है और इसका प्रेशर 40 mmHg हो जाता है, सॉरी 46 mmHg, और एल्वियोली के अंदर इसका कंसंट्रेशन 40 mmHg है। तो ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर कहां ज्यादा होगा, वेनस ब्लड में, और एल्वियोली के अंदर प्रेशर कम है। यह कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर एल्वियोली में आ जाता है और यह रिवर्स रूट पकड़कर हमारे नेजल चैम्बर और नॉस्ट्रिल से होते हुए बाहर निकल जाता है। थैंक्स।